लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा जिस पर बहुत लोग बात करने को तैयार नहीं हैं, वो मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ कन्हैया कुमार से। वो ये है कि जिस तरह से जो छात्र नेता हैं और खासकर छात्र हैं जो नेता भी नहीं हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नेता भी नहीं रहे, उनको किस तरह से यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, जो आतंकवादियों पर या आतंकवाद के निरोध के लिए जो कानून बना है वो छात्रों पर लग रहा है, उसको लेकर आखिर क्यों तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं वो क्यों खामोश हैं, क्यों विपक्ष खामोश है? क्या इन छात्रों की जगह, असली जगह जेल ही है? कन्हैया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, एक तो ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने पैदा हुई है, मैं भाजपा के एक बड़े नेता का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। क्या ऑडिसिटी है उसको देखिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस दौर में किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष का एक आदमी आर्टिकल लिख रहा है कि विपक्ष को उसकी अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि इस दौर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इस बात से एक हद तक सहमत हैं कि जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट हो तो पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पूरे देश को इकट्ठा होकर के उस समस्या से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि कोरोना महामारी जो ही आया, जो ही इस देश में लॉकडाउन लगा, तो सबसे पहले बदले की राजनीति की शुरुआत सत्ता पक्ष के द्वारा की गई। पुराने मामलों को निकाल करके न सिर्फ स्टूडेंट लीडर को बल्कि मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग करने के चलते न सिर्फ उनका न्यूज़ पोर्टल बंद किया गया बल्कि उनके ऊपर सेडिशन जैसे केस किए गए। अब ये बात अपने आप में जो है आज स्पष्ट हो चुकी है। सरकार कह रही है कि मजदूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मजदूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए, तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए, किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरीके का एक्ट लगा करके, सेडिशन एक्ट के तहत जो है पत्रकारों को जो है बुक किया गया है। मैं स्पेसिफिकली छात्र नेताओं पे आना चाहती हूँ और खासकर उन पर जो कि सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट, जो माना गया कि भारत में शायद बहुत सारे सालों में एक लोकतंत्र का जो जश्न जिसे कहते हैं, जिसमें लोकतंत्र अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ सड़कों पर नजर आया कि अगर नागरिक है, उसे किसी बात से समस्या है और खासकर इतनी बुनियादी समस्या जो कि उसके सिटीजनशिप राइट्स को लेकर है, उनमें सामने आया। उनमें खासकर इंडियन एक्सप्रेस की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी कि न सिर्फ कि वो 6 लोग जिनको कि लॉकडाउन के अंदर उनके ऊपर यूएपीए का चार्ज लगाया गया, उनमें से आपके करीबी उमर खालिद भी शामिल हैं जो जेएनयू में आपके साथ रहे। इसके अलावा मीरान हैदर और सफूरा जरगर, 3 महीने की प्रेग्नेंट ये लड़की जो कि कोऑर्डिनेटर थी, ऐसा बताया जाता है, या एक शामिल थी, एक हिस्सा थी एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट का, उसको भी जेल में बंद किया गया है। इसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, पीएफआई, आयसा और जामिया और जेएनयू के 1 दर्जन भर से ज्यादा ऐसे छात्र हैं जिन पर पुलिस की नजर है। उनमें से एक चंदन कुमार ने इस बात को बाकायदा बोला है कि उसको दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच है उसने बुलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना चाहता है, उसको इस बात के लिए इजाजत नहीं मिली। देखिए, ये एक तो जब हम लोग मजदूर, इकोनॉमी और कोरोना संकट उस पर चर्चा कर रहे थे, उस दौरान मैं एक बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था। साइंटिफिक टेम्पर, मजदूर होने का कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ सिखाता कौन है? यूनिवर्सिटी सिखाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर बार सरकार के निशाने पे देश के विश्वविद्यालय रहते हैं। ये विश्वविद्यालय निशाने पे क्यों रहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं जेएनयू में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात ना कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं, सीएए एनआरसी के दौरान भी पाए गए हैं। तो सरकार को लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो संकट है, एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे ये जो लोकतंत्र के भीतर किसी पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष नहीं है,
ये डिसेंट के फॉर्म में एक विपक्ष के रूप में आज खड़ा हुए हैं। ये अगर बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार से जब सीए एनआरसी पे सवाल कर रहे थे तो वो कोरोना पे भी सवाल करेंगे। वो ये सवाल भी करेंगे कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं जबकि वो डॉक्टर हैं, अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन टीवी पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर कफील, जो जेलों में बंद पड़े हुए हैं, जो अलग अलग समस्याओं के दौरान, चाहे बिहार में बाढ़ आई हो, चाहे बिहार में चमकी बुखार आया हो, वो खड़ा होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। तो ये जो एक बाइनरी है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन जरा ये दो पहलू हैं इसके। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों को दिल्ली हिंसा की बात कह के, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने बहुत साइंटिफिक, हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, तो क्या इनको सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में सज़ा के तौर पर, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सज़ा के तौर पर इनके ऊपर ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, पहली बात, या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये पूरा आंदोलन फिर से खड़ा ना हो जाए तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, क्योंकि यही जो एक्टिविस्ट हैं यही इसकी रीढ़ की हड्डी थे, ये कोशिश की जा रही है। दोनों में से कौन सी तस्वीर आपको ठीक लगती है? देखिए, एक बात तो ये है कि लॉकडाउन के बाद देश और दुनिया की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, और सिर्फ राजनीति नहीं बदलेगी, ऑफिस का कल्चर बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, लोगों का सोशल बिहेवियर बदल जाएगा। और मुझे तो एक बात जो बार बार लग रही है, जो इस दौरान बहुत सारे लोगों के द्वारा नहीं बोली जा रही है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश में मानसिक तनाव जो है एक सबसे बड़ा महामारी का रूप धारण करने जा रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये, चूँकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में पहले से थी, इकॉनमी का जिस तरीके से आज दिवाला निकला है, जिस तरीके से लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जो है बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। तो आगे लॉकडाउन के बाद क्या होगा, फिर से प्रोटेस्ट खड़ा हो जाएगा, मुझे ये संभावना थोड़ी छीन लगती है। ये संभावना मुझे ज़्यादा प्रबल लगती है, जिस वजह से हमेशा अपोजिशन को काउंटर किया जाता है, टारगेट किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ, एक पोस्टर जो है वो इंटरनेट पे घूमना शुरू हुआ, कुछ लोगों का पिक्चर लगा करके कि ये लोग कहाँ हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग जो हैं वो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी है देश को चलाना। उसके बाद सबसे भौंडी तस्वीर जो आनी शुरू हुई कि एक केला लेकर के 18 आदमी, 9 आदमी दाएं से, 9 आदमी बाएं से, और बीच में एक बेचारा एक गरीब मजदूर, उस 18 आदमी एक केला उस मजदूर को देते हुए फोटो खिंचा रहे थे। ये दोनों चीज़ क्यों किया गया? इसको कहते हैं एक तीर में दो शिकार करना। इसको इसलिए किया गया, पहला ये कि सरकार से लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। अगर मैं हठास आपसे पूछ दूं तो आपको भी ना याद हो, बताइए कौन है लेबर मिनिस्टर। लोगों को पता नहीं कि देश का लेबर मिनिस्टर कौन है। हजारों लाखों मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। इन चीज़ों पे सवाल कौन खड़ा कर सकते हैं? इन चीज़ों पे वही लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं जिनको वॉइस ऑफ डिसेंट इस देश में कहा जाता है। उस वॉइस ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज करने के लिए एक पुराने मामले में, जहां उनकी उस तरीके से कोई गलत भागीदारी नहीं है, ठीक है, क्या है नहीं है जांच होगा, न्यायालय को अपना काम करने के लिए दीजिए, लेकिन लॉकडाउन के बीच में ऐसा क्यों करना पड़ा? जब आप कह रहे हैं कि जेल से कैदियों को छोड़ना पड़ रहा है, काहे भाई कि जेल में कोरोना ना फैल जाए, और अंडर ट्रायल्स को रिहा किया जा रहा है, न सिर्फ कि भारत में, पूरी दुनिया में रिहा किया गया। और यहाँ आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को, जो बीमार लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के जो है आप जेल में बंद कर रहे हैं। नहीं, कन्हैया, एक बहुत साफ साफ सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिन एक्टिविस्ट को पकड़ा गया है उनमें 90% जो है वो मुस्लिम हैं, और इन मुस्लिम एक्टिविस्टों पे इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि ये दिल्ली हिंसा में शामिल रहे, इसकी वजह से इनके ऊपर यूएपीए के तहत इनके ऊपर जांच। ये दिल्ली बेस्ड हुआ है, ये दिल्ली बेस्ड हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरे शहरों की बात करूं या दूसरे केस की बात करूं, आपके ही जो बिल्कुल मतलब सिद्धार्थ वरदराजन, हाँ, उनके ऊपर केस कर दिया गया यूपी में, ठीक किया गया। लेकिन मैं इसको इसलिए जोड़ना चाहती हूँ इससे कि इन एक्टिविस्ट को पकड़ा गया दिल्ली हिंसा के आरोप में, कि दिल्ली हिंसा में ये दिल्ली में रह रहे एक्टिविस्ट, इनको हम पूछताछ कर रहे हैं या इनके ऊपर इसका आरोप है। और आप ये देखिए कि दिल्ली हिंसा में मारे गए जो ज्यादातर लोग हैं, मोर देन 80% लोग, ये हम कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे जगह तक हुआ है। हाँ, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, उस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि विक्टिम भी उसी कम्युनिटी से आ रहा है और जो उसका परपेट्रेटर है, जो आरोपी है, वो भी उसी कम्युनिटी ये से वही आ रहा है। टैक्टिस है ना जो मैं कह रहा था आपको,
कि एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री लूडो खेल रहे हैं, इस पे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा और विपक्ष इस पे सवाल खड़ा करे उससे पहले उसको बदनाम भी कर दिया जाएगा। तो यही पॉलिसी दिल्ली में अपनाई गई है कि अब कौन जो है वो पता नहीं, एक मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के बेटे हैं यहाँ पे, या जो हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, या जो वो एक मिश्रा जी हैं, तो उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उनको बचा भी लिए। दिल्ली दंगा के पूरे मामले से उनको बचा भी लिया और जो लोग बोल रहे थे उनको फंसा भी दिया। तो एक तीर से दो शिकार हो गया। मैं कह रहा हूँ लेकिन ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ है, ये पूरे देश में हुआ है। मैं अगर बेगूसराय का एग्जाम्पल लूँ तो 2 कस्टोडियल डेथ का मामला है। एक लड़के का जो है इंटर कास्ट मैरिज का मामला था, उसको पुलिस पकड़ करके ले गई। पुलिस में उस थाने में कस्टडी में जो है उसकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा लड़का जो इस मामले को उठाया उसको भी पुलिस पकड़ करके ले गई और ये कहा जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई और फिर इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। आप गुजरात में देखिए, एक न्यूज़ पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के ऊपर जो है वो सेडिशन का केस दर्ज किया गया। वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। हाँ, तो मैं इसको मैं यही चाहता हूँ एक ही तरह से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को। जी, मेरा मानना है कि इस देश में जो वॉइस ऑफ डिसेंट हैं, जो इस देश के कमज़ोर तबके के लोगों की हक की बात करते हैं, चाहे वो मजदूर की बात करें, चाहे वो माइनॉरिटी की बात करें, चाहे वो दलित की बात करें, चाहे इस देश के जो आम लोग हैं उनके हक और अधिकार की बात फ्री प्रेस के ऊपर भी उन तमाम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में टारगेट करके उनको पकड़ा जा रहा है। और उनके पकड़ने से क्या हो रहा है, जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके भीतर डर भी पैदा किया जा रहा है कि आप अगर अभी कुछ बोलेंगे तो आपके ऊपर पेंडेमिक एक्ट लगा दिया गया।